नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि रविवार 31 मार्च को रामलीला मैदान में इन लोगों का एक जमावड़ा हुआ। इन लोगों से मतलब जो वंशवादी हैं, जिनमें से अधिकांश पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनमें से कुछ या तो जेल में हैं या बेल पर हैं और इनकी पहचान ये है कि लगभग सभी की जो राजनीतिक ज़मीन है, वो पैरों के नीचे से खिसकी हुई है। मैं अपनी बात पर आने से पहले इनका परिचय तो कम से कम आप लोगों को दे ही दूँ कि ये कौन लोग हैं। 2 वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ज़रा ये देखिए, ये हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल हैं। एक-दूसरे से मिल रही हैं, गले मिल रही हैं, एक-दूसरे को ढाढ़स दे रही हैं। एक तो ये सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी की आपस में खुसर-पुसर और एक अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो। उसको मिक्स करके लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया है। आप भी ज़रा देख लीजिए। बंद कर दो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा कि किसने रिश्वत लिया। ये हैं अरविंद केजरीवाल, जिनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है। अब मैं आपको राहुल गांधी का एक वीडियो सुनवाता हूँ। वैसे मुझे हेमंत सोरेन के बारे में और अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने की और खुलासा करने की ज़रूरत तो है नहीं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हेमंत सोरेन हाल में ही ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। क्यों गिरफ्तार किए गए हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक आर्मी की लैंड थी, करीब 4.5 एकड़, उसको फर्जी तरीके से बेचने के मामले में हेमंत सोरेन इन्वॉल्व पाए गए थे और घुमा-फिरा करके इन्वॉल्व पाए गए थे। कलकत्ता की कोई पार्टी थी, उसके ज़रिए ये सब हुआ था गुलगपाड़ा। इसके अलावा खनन मामले में भी उनसे पूछताछ हो चुकी थी। ईडी उनको भी 8 समन भेज चुकी थी, जब तक तो उन्होंने जुम्बिश ही नहीं ली थी। जब 9वां समन आया तो उनको लगा कि अब अब तो कुछ भी हो सकता है, सीएम हाउस में भी ईडी घुस सकती है, उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, तो बड़ी भारी बेइज्जती होगी। तो ईडी को कहा कि आप सीएम हाउस आकर के पूछताछ कर लीजिए। भ्रष्टाचार का मामला, क्लियर कट भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इन पर आरोप क्या हैं? भ्रष्टाचार, धन शोधन और लगातार ईडी के सम्मन की अवहेलना। और 10वें समन के बाद हेमंत सोरेन को धर लिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होगी आँखों में, इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आँखों में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कोई नैतिकता नाम की चीज़ भी नहीं है। दूसरों को तो बड़े उपदेश देते थे, लेकिन जब खुद पर आई तो ईडी की हिरासत में हैं पिछले 10 दिन से, अभी तक मुख्यमंत्री का पद छोड़ा नहीं है और बहुत बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि जेल में जाकर के भी मुख्यमंत्री पद पर बना रहूँगा और दिल्ली की सरकार चलाऊँगा। और जब आप उनकी धर्मपत्नी के सुविचार सुनेंगे, तो आपको हैरानगी होगी कि साहब, एक अगर 19 है, तो दूसरी 21 है।
20 भी नहीं है, कम नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी बता रही हैं अरविंद केजरीवाल को कि जी मुझे कई बार लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़े होंगे और शहीद हुए होंगे देश के लिए लड़ते हुए। ये देश के लिए लड़ रहे हैं या अपनी आने वाली पुश्तों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इनके एक साथी मनीष सिसोदिया इसी शराब घोटाले में अंदर हैं, जमानत नहीं मिल रही है। इनके एक दूसरे साथी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही अंदर हैं, जमानत नहीं मिल रही है। हेल्थ कंडीशंस पर जरूर बीच में अंतरिम जमानत मिली। इनके एक और सहयोगी संजय सिंह अंदर हैं, जमानत नहीं मिल रही है, शराब घोटाले में ही। और विजय नायर, जिनको ये छोटा सा कर्मचारी बताते हैं कि जी पहले हमारा पंजाब का मीडिया और संचार विभाग देखते थे, फिर गुजरात का देखते थे, अभी दिल्ली का देखते थे। पता नहीं उनके पीछे मोदी सरकार क्यों पड़ी हुई है और उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया। अब भंडे फूट रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री का जो आवास अलॉट था कैलाश गौतम के लिए, उसमें तो अरविंद केजरीवाल के ये चहेते रह रहे थे, विजय नायर, जो साउथ के उस ग्रुप और अरविंद केजरीवाल के बीच पुल का काम कर रहे थे, संवाद का काम कर रहे थे, जिसमें 100 करोड़ की रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आया है। और 5 घंटे बातचीत पूछताछ हुई है कैलाश गौतम की। तो इनका परिचय देना जरूरी था कि अरविंद केजरीवाल किस लिए गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी क्या कह रही है उनके बारे में जरा सुनिए। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शहीद हो गए, और अरविंद केजरीवाल को ईश्वर ने मां भारती के लिए भेजा है। कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग। मतलब लोगों की आंखों में किस कदर धूल झोंकते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा कोई महान काम किया है, देश के लिए लड़ते हुए वो गिरफ्तार किए गए हैं। और जो मौजूदा सरकार है ये शायद अंग्रेज हुकूमत है जो तरह तरह के अत्याचार भारतीयों पर कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये अधिकांश भ्रष्टाचारी हैं, ये वंशवादी हैं। और वंशवादी इसलिए कि अरविंद केजरीवाल का तो चलो कोई अतीत ऐसा नहीं था कि इनके पिताजी राजनीति में रहे हों, लेकिन सुनीता केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, जो खुद को आज रामलीला मैदान से लॉन्च कर रही थी, अपने आप को लॉन्च करवा रही थी। और कैसे-कैसे दृश्य देखने को मिले हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता वो राजनीति में, हेमंत सोरेन राजनीति में, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी मुख्यमंत्री, और इनका वश चलता तो जेल जाते हुए कल्पना को मुख्यमंत्री बनवा करके जाते, पर पार्टी में ही विद्रोह हो गया था। तो इसलिए ये भी जो वंशवाद है, परिवारवाद है, उसकी एक नई कड़ी है, जिसकी पुरानी कड़ियां जो हैं वो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, और अब प्रियंका वाड्रा के बच्चे भी लाइन में लगे हुए होंगे। वो रॉबर्ट वाड्रा तो पता नहीं कब से तुड़फुड़ा रहे हैं कि मैं किसी तरीके से मेरी एंट्री हो जाए और राज्यसभा वगैरह कोई मिल जाए तो बड़ा ठीक हो जाए मामला। तो ये सारे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जो ईडी, सीबीआई या आईटी की जद में हैं,
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी पर, उसका किस तरीके से बखान आजकल कर रहे हैं। ये तथ्य छुपा रहे हैं कि ये निचली अदालत गए, वहां से रिजेक्ट हुआ मामला, फिर ये ट्रिब्यूनल गए, वहां से रिजेक्ट हुआ, फिर ये हाई कोर्ट गए, वहां से रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कोई राहत नहीं मिल रही है इनकम टैक्स विभाग के जो नोटिस और जुर्माने हैं उसको लेकर के। लापरवाही अपनी है कि इन्होंने आईटी रिटर्न नहीं भरा और उस पर अब जुर्माना इनको देना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली इनके बैंक खाते सीज हुए हैं, और ठीकरा किसके सिर पर फोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी के सिर पर। जानबूझ करके ऐसा माहौल क्रिएट करना। तो जो मैं मूल वीडियो सुनवाना चाहता था आपको, अब उस पर आते हैं। ये वीडियो है राहुल गांधी का। जब सीएए पारित हुआ था संसद के दोनों सदनों से, उसके तुरंत बाद इसी रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक रैली की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी बोली थी, कांग्रेस के कुछ दूसरे नेता भी बोले थे। और उस समय इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। सोनिया गांधी का वो आर्काइव में आपको मिल जाएगा भाषण, जरा उसको निकाल करके देखिए। सोनिया गांधी ने किस तरीके से सीएए पर झूठ बोले, लोगों को उकसाया, खास तौर से मुसलमानों को उकसाया, सड़कों पर उतरने के लिए कहा, और ये कहा कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उस समय भी इन लोगों ने लोगों को भड़काया था। और ये जो रामलीला मैदान में जमावड़ा था संडे को, इस दिन भी राहुल गांधी ने लोगों को फिर से भड़काने की कोशिश की। और मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है, ये लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, और कितना बोलोगे और कितना अमर्यादित बोलोगे? एक होती है बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक होती है स्वच्छंदता। यानी जो मन में आ रहा है, जो जबान पर आ रहा है, वो आप बोले जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इससे देश का कितना नुकसान हो सकता है और समाज का कितना नुकसान हो सकता है। आप कहते हैं कि जी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। दोनों जो यात्राएं थी, उनके इनके बयान उठा के देखिए, ये मोहब्बत की दुकान खोले हुए थे या नफरत का पूरा मॉल खरीदे हुए थे, और उसमें क्या बेच रहे थे ये। और ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये देश नहीं बचेगा, इस देश में आग लगेगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये देश का एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता है। इनकी मम्मी और ये खुद भी अब चाहते हैं कि देश की कमान इनके हाथ में आनी चाहिए, यानी ये देश का नेतृत्व करना चाहिए, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इनको देश से लगाव है क्या? ये देश में आग लगाने की बात करते हैं। इन्होंने लंदन में भी कहा था कि सारे देश में केरोसिन छिड़की हुई है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। और रामलीला मैदान में फिर इन्होंने यही कहा है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, अगर इन्होंने संविधान संशोधन किए तो देश में आग लग जाएगी। क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि कांग्रेस सरकारों में कितनी बार संविधान में संशोधन हुए हैं? और कई बार तो 2/3 बहुमत के साथ संशोधन किए गए हैं, बहुत बड़े बड़े संशोधन किए गए हैं।
अब तक संविधान में, मैं तो कहता हूं इस संविधान को उठा करके खूंटी पे टांग दिया जाना चाहिए और देश के लिए नया संविधान लिखा जाना चाहिए। इस देश में जब से यह संविधान बना है 120 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और कई तो इनके पिताजी करके गए हैं, राजीव गांधी करके गए हैं। कई संशोधन, अनेक संशोधन इनकी दादी करके गई है। मनमोहन सिंह के समय भी संशोधन हुए हैं, पीवी नरसिम्हा राव के समय भी संविधान में संशोधन हुए हैं। लेकिन इनकी जो दबी छिपी बौखलाहट है, कुंठा है, जो साफ-साफ हार दिखाई दे रही है। और मैं एक बात और बताता हूं, राहुल गांधी की वजह से ही आज कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाहता है, सब कांग्रेस को छोड़-छोड़ करके भाग रहे हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी हाल की अगर हम बात करें, तो लुधियाना से जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आए थे, सरदार बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और इससे पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, सुनील जाखड़, जो बलराम जाखड़ के साहबजादे हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं पंजाब में, वो बीजेपी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कांग्रेसियों की लंबी लिस्ट और लंबी कतार है, आज की तारीख में भी कतार है। तो ये अपनी पार्टी में जो टूट हो रही है, भगदड़ मच रही है, उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये नित नई रोजाना आकर के धमकियां देते हैं। इस देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, पॉलिटिकल पार्टियों के अदने से लेकर के टॉप लीडर तक को जो मन में आए वो बकने की छूट है। इसीलिए तो ये सब हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता और थोड़ा सा खिसक गया होता उसका दिमाग, तो राहुल गांधी इस देश में आग लग जाएगी वाले भाषण के बाद बाहर नहीं घूम रहे होते, अब तक अरेस्ट हो चुके होते और अंदर हो गए होते और बहुत गंभीर धाराएं लगती। क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी के नेता बने हुए हैं जिसने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया है। और मैं तो कहूंगा कि एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर, लेकिन बेहद गैर जिम्मेदार आदमी है। विदेशों में जाकर के भी आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और रामलीला मैदान में खड़े होकर के आप कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी। इससे ज्यादा और लोकतंत्र क्या चाहिए? तो जितने ये लोग आज जमा थे रामलीला मैदान में, उनका कुल मिलाकर के भाषण का जिस्ट अगर आप देखें, तो उससे सिर्फ एक संदेश निकलता है, सारे घबराए हुए हैं, सारे डरे हुए हैं। इनको पता है नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। इसलिए कभी कहते हैं मैच फिक्सिंग है, कभी कहते हैं जी नेताओं को डराया जा रहा है, कभी कहते हैं कि 3 और पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रही हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी। इस तरह की बात, हमारे खाते सीज किए जा रहे हैं। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। मोदी का संदेश बिल्कुल साफ है, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, छाती पीटो, अपना सिर पीटो, दीवार से टकरा दो, जो चाहे वो आरोप लगाओ, और अगर देश का लूटा है तो वापस तो देना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही।
बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे आपको उसके लिंक मिल जाएँगे, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।